यहां पर जो आक्रमणकारी थे वो थे अकबर। अकबर ने यहां पर आक्रमण किया। अब देखो इस शाखा की विशेषता क्या है, उदय सिंह ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया, क्या कारण था उदय सिंह यहां पर भाग नहीं लेता है। इससे पहले जब 1303 के अंदर चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, पहला शाखा हुआ था 1303 के अंदर, उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपना राज स्थापित कर लेता है और लगभग 25 साल तक 2300 साल तक यहां पर चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। मेवाड़ के राजाओं का नामो निशान मिट जाता है, अलाउद्दीन का बेटा ही चित्तौड़ को संभालता है। ऐसी पोजीशन आ जाती है कि इनका जो वंश है वही एक बार समाप्त हो गया था बीच के अंदर 20-25 सालों तक। इसी प्रकार से जब अकबर ने यहां पर आक्रमण किया, और जब अकबर ने यहां पर आक्रमण किया, पहले तो उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयास किया। अकबर ने कहा कि मेरे अधीन हो जाओ, मैं जैसा बोलूं वैसे शासन कर लो, लेकिन उदय सिंह ने जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसके बाद में अकबर सेना लेकर आ जाता है कि अब तो युद्ध करूंगा, युद्ध करके इसको हराकर इसके जो किला है इसके ऊपर अधिकार करूंगा। तो जब अकबर ने यहां पर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ किले पर, उस समय यहां पर इस उदय सिंह के दो सेनापति थे। उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और पत्ता। ये जयमल है, ये राठौड़ है। मेड़ता है यहां पर नागौर के अंदर, मेड़ता का ये सामंत था, लेकिन ये कहा जाता कि अकबर ने मेड़ता छीन लिया था इससे, जयमल से। और जब मेड़ता छीना जयमल से, तो जयमल यहां से बेरोजगार होकर मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पास में जाकर उसका सेनापति बन गया था। तो ये जयमल और पत्ता दोनों के दोनों जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, उस समय उदय सिंह को बोलते हैं कि महाराज साहब आप यहां से इस किले से बाहर चले जाओ। आप यदि बाहर रहोगे, जीवित रहोगे, तो यदि आक्रमणकारी आएगा यहां पर अधिकार भी कर लेगा, तो कुछ दिन बाद में दोबारा सेना लेकर यहां पर इस पर अधिकार कर लेना चित्तौड़गढ़ किले पर। यदि आप खुद लड़ते हुए मारे जाओगे तो यहां पर आपका वंश ही समाप्त हो जाएगा, जैसे पहले बीच में समाप्त हुआ था रतन सिंह के समय, उस समय। तो जयमल और पत्ता जब उदय सिंह को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि आप बाहर चले जाओ, जंगलों के अंदर चले जाओ, उस समय पहले तो उदय सिंह मना कर देता है कि कैसे चला जाऊं ऐसे शत्रु से डर कर। लेकिन फिर जयमल और पत्ता समझाते हैं कि देखो बीच में खिजर खान ने राज किया था यहां पर, अलाउद्दीन खिलजी का राज चला था कई दिन। वो तो सिसोदिया, जो सिसोदा गांव है, सिसोदा गांव का अमीर आकर दोबारा अपना राजपाट शुरू कर दिया यहां पर, नहीं तो तुम्हारा नामो निशान समाप्त था। जब हाथाजोड़ी करते हैं तो यहां से जयमल और पत्ता के कहने पर उदय सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला छोड़ देते हैं और चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर जंगलों के अंदर चले जाते हैं और जंगलों में जाकर रहने लग जाते हैं। उसी समय की वो घटना है कि हरे घासरी रोटी जब वन विलावड़ो ले भाग्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। वो जंगलों के अंदर ही रहता था। और जब जंगलों के अंदर चला गया, उसके बाद में अकबर ने यहां पर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ किले पर। चित्तौड़गढ़ किले के इस प्रकार से चारों ओर घेरा लगाकर बैठ गया अकबर। चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर परकोटा बना हुआ है, दीवार निकली हुई है और फिर गेट है इसमें, इस प्रकार से अलग अलग 7 दरवाजे हैं। अकबर अपनी सेना लेकर इसके चारों ओर घेरा लगाकर बैठ गया। अब बाहर नहीं निकले, जब तक किले के दरवाजे नहीं खुले तब तक शत्रु की सेना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, युद्ध स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर इस दरवाजे के पास में यहां पर अकबर अपनी सेना लेकर बैठ जाता है। अब गेट भी पहले किलों के हेवी गेट होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे गेट हैं, हेवी गेट होते थे। गेट खुलेगा तब अंदर प्रवेश करेगा, तब युद्ध होगा। खूब दिनों तक अकबर बैठा रहा। उसके बाद में अकबर ने सोचा कि ऐसे तो ये बाहर आएंगे नहीं, एक काम करते हैं, दीवार तोड़वाते हैं। अकबर इस दीवार को तोड़वाना शुरू करता है अंदर प्रवेश करने के लिए। जैसे ही दीवार को तोड़वाए, दिन के अंदर अकबर उस दीवार को तोड़वाए, रात के समय ये जो जयमल है, जयमल राठौड़, उस दीवार को रात के समय वापस छिनवा दे। जैसे ही अकबर दिन में दीवार तोड़वाए, अकबर के दिन में तोड़ाई हुई दीवार को रात में जयमल उसको वापस छिनवा दे। ऐसा प्रोसेस चलता रहा 2-4 दिन तक। उसके बाद में अकबर सोचता है, अकबर अपनी सेनापति को बोलता है कि देखो कौन है अंदर, पता लगाओ। तो पता लगता है अकबर को कि अंदर तो उदय सिंह तो है ही नहीं, मेवाड़ का महाराजा तो है ही नहीं, वो तो जयमल और पत्ता को किला सौंप कर चला गया। फिर अकबर ने सोचा कि अब तो अच्छी बात है, जब किले का मालिक ही नहीं है तो अब तो प्राप्त कर लेंगे अपन। तो दिन में अकबर उस दीवार को तोड़वाए, रात के समय जयमल उसको वापस छिनवा दे। फिर अकबर चिट्ठी लिखकर भेजता है उस जयमल को कि जयमल राठौड़, मैंने तेरा मेड़ता का किला छीन लिया था तेरे से, मेरी गलती हो गई, धूल खाई मैंने, मैं तुझे तो तेरा किला वापस दे दूंगा, मेड़ता का किला, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का किला है ये मुझे सौंप दे। बात का सवाल है एक प्रकार से। उसके बाद में इसने, जयमल ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए किला। अकबर ने फिर उसको प्रयास किया लालच देने का कि मैं तुझे मेड़ता के साथ में नागौर भी दे दूंगा। फिर अकबर ने चिट्ठी लिखकर भेजी कि तू फालतू में दूसरे के किले के लिए यहां पर खुद की जान क्यों दे रहा है,
अभी मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाएगा, तेरा खुद का तो किला है ही नहीं, वैसे भी ये तो उदय सिंह का किला है, तो ये मुझे दे दे तू। उस जयमल ने जवाब दिया कि ये जो किला है ये मेरा है गढ़ मारो हूं धनी मैं, असुर फिर किम आन, कूचा चित्रकूटरी दीदी मोही दीवान। कि ये जो किला है चित्तौड़गढ़ का, वर्तमान में इसका धनी दोरी मैं हूं, मेरे दीवान ने मुझे इसकी कुंचियां हैं, इसकी चाबियां हैं वो दी है, और तेरे जैसे असुर है, शत्रु है, वो खूब फिरते हैं चारों ओर, खूब फिरते हैं यहां पर, इस किले की जो तेरी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से वो रिटर्न जवाब देता है जयमल। फिर अकबर उसको लालच देने का प्रयास करता है कि तुझे मेड़ता दे दूंगा, तुझे मेड़ता के साथ में नागौर भी दे दूंगा, केवल ये किला मुझे दे दे। बात का सवाल है, बाकी सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उदय सिंह अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर वहां पर जयमल ने रिप्लाई दिया कि मुझे ना तो मेड़ता चाहिए ना नागौर चाहिए, कि भूख ना मिटे मेड़तो ना मिटे नागौर, और रजवट भूख अनोकड़ी मर्या मिटे। कि मेरी भूख है ना तो मेड़ता मिटेगा ना नागौर मिटेगा, ये राजपूतों की भूख है, ये मरने के बाद में मिटेगी। जब इस प्रकार से उसने जवाब दिए, उसकी बात नहीं मानी जयमल ने अकबर की, उसके बाद में अकबर क्या करता है, उस दीवार को दिन और रात दोनों समय पर उसको तुड़वाता है। और यह कहा जाता है कि जयमल उसको जब वापस छिनवा रहा था, उसी समय अकबर अपनी बंदूक संग्राम से फायरिंग कर देता है, और फायरिंग के अंदर जयमल के पैर में गोली लग जाती है, और ये जयमल वहां पर घायल हो जाता है। अब अगले ही दिन युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर ये जयमल घायल अवस्था में गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था एक प्रकार से कोने में। जयमल रोने लग गया, युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय जयमल रोने लगा, तो कल्ला राठौड़ ने पूछा कि जयमल रो क्यों रहा है। जयमल ने कहा कि ये किला मुझे उदय सिंह सौंप कर गया था, आज मेरी स्थिति नहीं है मैं युद्ध के अंदर जाऊं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो कल्ला राठौड़ ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरे कंधों पर बैठो और मेरे कंधों पर बैठकर तलवार चलाओ। पैरी तो खंडित हुआ है, पैरी तो नहीं चल रहा है, मेरे कंधों पर बैठो और तलवार चलाओ। इस कारण इस कल्ला राठौड़ को राजस्थान में 4 हाथ वाले देवता के नाम से पूजते हैं। ठीक है, 2 हाथ जयमल के चल रहे थे युद्ध के अंदर, और 2 हाथ इस कल्ला राठौड़ के खुद के चल रहे थे। इस कारण इसको राजस्थान में 4 हाथ वाला देवता कहते हैं। युद्ध करते हैं, युद्ध में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। जयमल पत्ता है, जो कल्ला राठौड़ है, ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। और यहां पर ये चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। कौन सा साका होता है? चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। अकबर किला जीतकर अपना अधिकार कर लेता चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले पर अकबर अपना अधिकार कर लेता है। तो यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका कब होता है? राजा कौन था यहां का? यहां पर जोहर किसने किया था? फूल कंवर ने। किसकी रानी थी? आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। केसरिया, यहां पर केसरिया में भाग कौन कौन लेते हैं? जयमल और पत्ता। इसके अलावा इनका साथ देने वाला कौन था? कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ किसको कंधों पर बिठाकर युद्ध करता है? जयमल को। इस वजह से राजस्थान में 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसे पूजते हैं? कल्ला राठौड़ को। एक पॉइंट इसका लिख लो यहीं पर नीचे, लिखो कल्ला राठौड़ ने कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके में भाग लिया। तीसरे साके में भाग लिया। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे, जो गेट हैं इसके चारों ओर लगे हुए बड़े बड़े गेट, उनके नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके जो दरवाजे हैं इनके नाम लिख लो। सबसे पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दरवाजा है जिसका नाम है पांडवपोल। पांडवपोल। इसका दूसरा दरवाजा है भैरवपोल। भैरवपोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो तीसरा दरवाजा है यह है हनुमान पोल। हनुमान पोल। इसका चौथा दरवाजा है गणेश पोल। गणेश पोल। इसका 5वां दरवाजा है
जॉर्डन पोल। इसके बाद में अगला दरवाजा है इसका लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। फिर है लक्ष्मण पोल और सबसे लास्ट का दरवाजा है जिसका नाम है राम पोल। ठीक है, इस राम पोल को बड़ी पोल के नाम से भी जानते हैं। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है राम पोल। ठीक है, जिसको बड़ी पोल के नाम से भी जानते हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं, 7 गेट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर। ठीक है, इसमें लिख लो राम पोल में नीचे, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा दरवाजा है। राम पोल के नीचे लिख लो, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा दरवाजा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अब देखो यहां पर छतरी बनी हुई है पत्ता सिसोदिया की छतरी, पत्ता सिसोदिया की छतरी। यहां पर छतरी बनी हुई है कल्ला राठौड़ की, कल्ला राठौड़, जयमल की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर छतरी बनी हुई है रावत बाग सिंह की छतरी, यहीं पर लिख लेना इसमें, रावत बाग सिंह की छतरी। नए ट्रेंड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, AOWO की एग्जाम है, इनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से दरवाजे के बीच में ये छतरियां बनी हुई है। ठीक है, जयमल पत्ता की छतरी किस किस दरवाजे के बीच में स्थित है। इसके अलावा यहां पर रावत बाग सिंह की छतरी है, वो किस दरवाजे के बीच में स्थित है। कौन सा दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है, रामपोल। इसको और किस नाम से जानते हैं, बड़ी पोल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं। दरवाजों के नाम लिख लो और ये छतरियां यहां पर लिख लो आप, कौन सी छतरी कहां पर है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये कंप्लीट है। ठीक है, सबसे बड़ा दुर्ग है ये, इस वजह से ज्यादा लंबा चल गया। अगला दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर का दुर्ग। अगला दुर्ग लिखो रणथंभौर का दुर्ग, छाप लिया ये। ठीक है, जयमल और पत्ता दोनों के दोनों उदय सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे, उदय सिंह के सेनापति थे। देखो कई राजाओं के सेनापतियों के नाम भी पूछते हैं, जैसे रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। उनके सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। यहाँ पर इसके सेनापति है उदय सिंह के सेनापति कौन है, जयमल और पत्ता, ये दोनों इसके सेनापति हैं। इसके अलावा मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था मालदेव, उनके सेनापति थे जेता और कुंपा। ठीक है, तो अलग अलग राजाओं के सेनापतियों के नाम भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। यहां पर ये जयमल और पत्ता है, ये अपनी पावर दिखाते हैं अकबर को। अकबर भी इनकी शक्ति को देखकर, इनका एक प्रकार से दूसरे राजा के प्रति प्रेम देखकर अकबर भी प्रसन्न होता है। और अकबर इनके मरने के बाद में अकबर 2 जगह पर इनकी मूर्तियां लगवा देता है। शत्रु के सेना के सेनापति होने के बावजूद भी अकबर क्या करता है, इनकी मूर्तियां लगवा देता है। जब अकबर ने यहां पर आक्रमण किया था, उसी समय कुछ दिन बाद में राजस्थान के अंदर एक किला बन रहा था जिसका नाम था जूनागढ़ किला। कौन सा किला बन रहा था, जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला है बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। तो वहां पर
राय सिंह को अकबर कहता है कि बाहर गेट के बाहर इन दोनों की मूर्ति लगाना। अकबर आगरा के किले के बाहर भी इन दोनों की मूर्तियां लगवाता है, हाथी पर सवार गजारूढ़ इनकी मूर्तियां लगवाता है। ठीक है, इनकी शक्ति से, इनकी जो दूसरे राजा के प्रति इनका जो प्रेम देखकर वो क्या करता है, इनकी छतरी बनवा देता है, इनके मूर्तियां लगवा देता है। रावत के बाद में लिखा हुआ है बाघ सिंह, रावत बाघ सिंह की छतरी है ये, बबलू बाघ सिंह है ये, रावत बाघ सिंह है। ठीक है, इसके बाद में ये कहा जाता है कि आगरा के किले के बाहर तो खूब दिनों तक मूर्तियां लगी रहती है। फिर मुगल बादशाहों में एक बादशाह बनता है जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जब बादशाह बना और जब वो आगरा के किले के बाहर गया, आगरा के किले में गया, तो उसने देखा वहां पर हाथी पर सवार मूर्तियां। उसके बाद में उसने खुद के सेनापति से पूछा ये किन की मूर्तियां हैं, तो उसके सेनापति ने कहा कि ये शत्रु की सेना के सेनापतियों की मूर्तियां हैं। औरंगजेब पूछता है किसने लगवाई, तो उसने कहा कि अकबर ने लगवाई। औरंगजेब कहता है कि दादा की तो खिसक गई थी, जो शत्रु की सेना के सेनापतियों की लाकर यहां मूर्ति लगवा दी उसने, हटाओ इनको। फिर औरंगजेब ने आगरा के किले से बाहर उनकी मूर्तियां हटवाई। लेकिन वर्तमान में भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है जूनागढ़ किले के बाहर। बीकानेर का जूनागढ़ किला है, उसके बाहर वर्तमान में भी इन दोनों की मूर्ति लगी हुई है, जयमल और पत्ता की। सेनापति चित्तौड़ में थे, लेकिन मूर्तियां कहां पर है, बीकानेर में, जूनागढ़ किले के बाहर राय सिंह ने मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला किला लिखो आप, रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला कहां पर है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला है। ठीक है, रणथंभौर का किला है, इसका जो निर्माण है रणथंभन देव ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण रणथंभन देव ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो किला है ये रण और थंब पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम रण और थंब पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है, ये किला बना हुआ है। ठीक है, इस किले के उपनाम, इसको रणथंभौर दुर्ग का छोटा भाई कहते हैं, कि वो तो बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। इसको दुर्गाधिराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि ये दुर्गों का राजा है एक प्रकार से। तो इसमें उपनाम लिख लो इसके, उपनाम रणथंभौर दुर्ग के उपनाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, इसमें कौन कौन से शाखे होते हैं। राजस्थान का पहला शाखा भी यहीं पर होता है। राजस्थान में जो शाखा की प्रोसेस है, जौहर केसरिया वगैरह है, ये पूरा सबसे पहले घटना होती है। पहली घटना राजस्थान के अंदर कौन से दुर्ग में होती है, रणथंभौर दुर्ग में, 1301 के अंदर। ठीक है, शाखा की जो पहली घटना है ये कौन से दुर्ग में होती है, रणथंभौर दुर्ग में। कब होती है, 1301 के अंदर। इससे पहले कौन कौन से आक्रमण हुए थे पूरी डिटेल है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो दुर्ग है इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं। इस दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। जो भी अपन शादी वगैरह करते हैं तो पहले कार्ड भेजते हैं रणथंभौर के अंदर। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी है, उनके यहाँ से कार्ड भेज देते हैं। इसके अलावा वहां पर सुपारी महल बना हुआ है, इसके अलावा वहां पर बादल महल बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रणथंभौर का दुर्ग है इसके अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग में एक पावरफुल राजा हुआ था जिसका नाम था हमीर। राजा का नाम क्या था, हमीर। अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। तो हमीर के पिता का नाम था जेतर सिंह। जेतर सिंह ने 32 सालों तक राज किया था। तो उनके मरने के बाद में, जेतर सिंह के मरने के बाद में अगला राजा बना हमीर। तो हमीर क्या करता है, उनके 32 साल के शासन पीरियड को याद रखते हुए 32 पिलरों के ऊपर इस प्रकार से छतरी का निर्माण करवाता है।
और उसी छतरी के अंदर सुंदर कलात्मक छतरी है, उसी छतरी में बीच में बैठकर सिंहासन लगाकर उसमें जनता की न्याय करता था। इस कारण उसको न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें इमारतें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, सबसे पहला इस रणथंभौर दुर्ग में प्रथम शाखा होता है, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है, इससे पहले कौन कौन यहाँ पर आक्रमण करते हैं, ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो रणथंभौर का किला है, इस रणथंभौर के किले पर एक व्यक्ति ने आक्रमण किया था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसने यहां पर आक्रमण किया था। जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने यहां पर आक्रमण किया, किले के बाहर बैठा रहा 1 साल तक, ये कहा जाता है। इसके चारों ओर घेरा लगाकर बैठा रहा 1 वर्ष तक, लेकिन मौका ही नहीं मिला अंदर जाने का। युद्ध करने की स्थिति बनी ही नहीं। और जब जलालुद्दीन खिलजी इस किले के अंदर नहीं जा पाया, इसके अंदर नहीं पहुंच पाया, इस किले को जीत नहीं पाया, तो वो लास्ट में क्या करता है, जब अपनी सेना यहां से वापस लेकर जाता है, रवाना होता है यहां से वापस, कल्टी मारता है वापस, उस समय बोलता है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब कुछ मिला नहीं, वो बोलते हैं ना, लोमड़ी बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार से यहां पर स्टेटमेंट देकर चला गया। क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि ये किस दुर्ग के बारे में कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन से दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जब वो आक्रमण करने यहां आता है, जीत नहीं पाता है किले को, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट देकर वापस चला जाता है। इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी राजा बनते हैं, चाचा को सल्टाते हैं। पहले तो जलालुद्दीन खिलजी को मारता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने चाचा को मारकर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। और दिल्ली का बादशाह बनने के बाद में उस अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया इस रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर। क्यों आक्रमण किया था, इसके पीछे क्या कारण था, यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी है, उसके एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और उसके बेगम जो चिमना थी वो उसके सेनापति के साथ में टांका सेठ था। उसका सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था वो क्या करता है, अलाउद्दीन की जो बेगम है चिमना, उसको वहां से उठाकर ले आता है दिल्ली से, और वहां से लाकर उसको रणथंभौर के किले में लेकर आ जाता है। और रणथंभौर का किला उस समय, रणथंभौर में जो राजा बने हुए थे उनका नाम था हमीर। हमीर के पास में आकर दोनों के दोनों भाग कर आते हैं और हाथ जोड़कर उनसे शरण मांगते हैं कि हमें आप शरण दो। हम अलाउद्दीन खिलजी से इस प्रकार से वहां से भाग कर आ गए, लेकिन आप हमें शरण दो। तो हमीर क्या करता है, उन दोनों को शरण दे देता है। हमीर उनको बोलता है कि कोई बात नहीं, इस महल के अंदर तुम लोग रुक सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि इस प्रकार से बेगम यहां पर गई, सेनापति यहां पर गया, तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी मैसेज लिखकर भेजता है, चिट्ठी लिखकर भेजता है कि हमीर, तूने मेरी बेगम को शरण दे रखी है, मेरे सेनापति को शरण दे रखी है, तू मुझे उन दोनों को वापस सौंप दे। हमीर ने कहा कि वापस नहीं सौंपूंगा। दोबारा चिट्ठी लिखकर भेजता है अलाउद्दीन खिलजी कि हमीर वापस दे दे, नहीं तो युद्ध करूंगा मैं। हमीर ने कहा कि यदि मैं शरणागत को रक्षा देता हूं तो उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मैं शरणागत की जो रक्षा है अंतिम समय तक करूंगा, मेरी अंतिम सांस रहेगी तब तक रक्षा करूंगा। और जब हमीर ने उनको वापस देने से मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी फिर सेना लेकर आता है, और अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आता है, इस किले के चारों ओर बैठ जाता है। अब फिर अलाउद्दीन खिलजी, जब तक गेट नहीं खुले, कोई भी किले के चारों ओर जो दीवार है, उस दीवार के अंदर जो भी गेट बने हुए हैं, जब तक गेट नहीं खुले तब तक युद्ध नहीं हो। तो यहां पर इस किले के चारों ओर जो गेट थे, कोई भी गेट नहीं खुलता है और हमीर अंदर बैठा रहता है। अलाउद्दीन खिलजी यदि गेट नहीं खुले तब तक अंदर प्रवेश कैसे करे, यह कहा जाता है 8 महीने तो यहां बैठा रहता है, 8 माह तक घेरा लगाकर बैठा रहता है। उसके बाद में उस अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस किले के अंदर पूरी व्यवस्थाएं थी। लगभग 20-30 सालों तक राशन पड़ा था अंदर, पानी के कुंड बने हुए थे, जितनी भी अंदर सेना थी, खाने पीने का पूरा जुगाड़ था, तो ये क्यों निकलेंगे बाहर। फिर लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है, चाल चलता है। अलाउद्दीन खिलजी चिट्ठी लिखकर भेजता है हमीर को कि मैं समझौता करने के लिए तैयार, मैं तुम्हारे से सांठ-गांठ करने के लिए तैयार हूं, समझौता कर लो, आप बाहर आ जाओ। और हमीर उस चिट्ठी को देखकर सोचता है कि सही बात है, समझौता कर लेते हैं, 8 महीने हो गए बैठे हुए उसको। लेकिन हमीर उसको समझ नहीं पाता है। हमीर क्या करता है, फिर अपने 2 सेनापतियों को भेजता है कि तुम जाओ समझौता करके आ जाओ। हमीर अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को भेजता है कि तुम जाओ समझौता करके आओ। रणमल, रतिपाल उसके पास में जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी उन दोनों को लालच दे देता है कि तुम्हारा राजा क्या देता है तुम्हें, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा, किला दूंगा तुम्हें, ये जीत भी जाऊंगा तो ये तुम्हें ही सौंप दूंगा। इस प्रकार से उन दोनों को अपनी ओर मिला लेता है।
फिर अलाउद्दीन खिलजी, रणबल, रतिपाल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, फिर छल करते हैं और हमीर से युद्ध करने का प्रयास करते हैं। रणबल, रतिपाल, अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि इस किले के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। रणबल, रतिपाल बोलते हैं कि अंदर तो अनाज के भंडार है, राजा क्यों खोलेगा गेट यहाँ के। फिर पूछता है कि कोई रास्ता तो होगा। फिर रणबल और रतिपाल बोलते हैं कि अंदर जो वहां पर पानी के कुंड है, उनके अंदर आप गाय का रक्त मिला दो, अनाज के भंडार है उनमें गो मांस रखवा दो। फिर ये अंदर जितने भी सैनिक है वो हिंदू सैनिक है, इन सबको छुएंगे भी नहीं, और नहीं छुएंगे तो भूखे मरेंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप बाहर आना पड़ेगा इनको। तो वो दोनों के दोनों जाते हैं अंदर, इस प्रकार से गो मांस वहां पर फिकवा देते हैं अनाज भंडार के, इसमें जो पानी के कुंड थे उनके अंदर गो रक्त मिला देते हैं। फिर लास्ट में अंदर जनता भूखे मरने लग जाती है, और जब अंदर जनता भूखे मरने लग जाती है, इसे हमीर की रानी थी जिसका नाम था रंग देवी, रानी रंग देवी हमीर के पास में जाती है और हमीर के पास में जाकर बोलती है कि तुम्हें डर किस बात का लग रहा है, अंदर क्यों बैठे हो छुप कर, जाओ युद्ध करो उससे, हराओ उसको युद्ध के अंदर, और यदि तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे आदेश दो, मैं केसरिया रंग की पगड़ी पहन के जाऊंगी, तलवार लेकर अभी युद्ध करके आऊंगी। उसी समय हमीर ने जवाब दिया कि मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे कंवरी की चिंता सड़ है, तो मुझे मरने की चिंता नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा अभी, लेकिन मेरी छोटी बच्ची है देवल दे, उसका क्या होगा। कंवारी कन्या जोहर नहीं कर सकती, जोहर की सेज है वो नहीं सह सकती, कोई रानी है वो जोहर कर सकती है लेकिन कंवारी कन्या नहीं कर सकती। तो हमीर ने जब जवाब दिया रंग देवी को, अपनी रानी को, कि मैं तो अभी जाऊंगा युद्ध करूंगा, तू जोहर कर लेगी, जलकर तू अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी, लेकिन बेटी का क्या होगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मेरी बेटी का डर है, केवल कंवरी की चिंता चलती है। उसके बाद में ये बात उसकी बेटी भी सुन रही थी, देवल दे, वहीं पर खड़ी खड़ी। देवल दे सुनने के बाद में देवल दे सोचती कि आज मेरी वजह से मेरे बाप का राज्य संकट में है। हमीर के पास में आती देवल दे, उसकी बेटी, और पास में आकर बोलती कि पिताजी आज मेरी वजह से आपका राज्य संकट में है, आप मुझे मार दो। तलवार हाथ में दे देती है अपने पिता को कि मुझे मार दो, अब मेरी वजह से ही राज्य संकट में है। अब कौन सा बाप अपनी बेटी को मार दे। उसके बाद में ये कहा जाता है कि देवल दे है वो रणथंबोर का जो दुर्ग बना हुआ है, रणथंबोर के दुर्ग में एक यहाँ पर जो ऊपर के टेरिस है यहां पर चली जाती है, इसके पास में ही यहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है पद्म तालाब। देवल दे इस पे जाकर, छत पे जाकर सबसे पहले बोलती है कि हे रणथंभोर तुझे अंतिम नमन, हे मातृभूमि तुझे अंतिम नमन, हे त्रिनेत्र गणेश तुझे अंतिम नमन, और यहां से इस दुर्ग की छत से इस पद्म तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है हमीर की बेटी देवल दे। उसके बाद में यह कहा जाता है कि उसकी रानी रंग देवी जोहर करती है, अग्नि में प्रवेश करके खुद की जीवन लीला समाप्त करती है, और हमीर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ मारा जाता है। एक हट के लिए अपना पूरा जीवन गवा बैठा। उसके लिए कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि शेर यदि एक रास्ते पर एक बार गमन कर जाता है दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता है, सतपुरुष यदि वचन दे देता है तो पीछे नहीं हटता है। कदली फल एक बार, केले के पेड़ पर एक जगह से एक ही बार फल लगते हैं, दोबारा नहीं लगते। तिरिया तेल, जो लड़की के तेल बान होता है वो एक ही बार होता है लाइफ में, दोबारा नहीं होता है, आजकल तो 2-4 बार हो जाता है, ठीक है। और हमीर यदि हट कर ले तो वो बदलता नहीं है, तो हमीर की हट की वजह से यहां पर युद्ध होता है, और ये रणथंबोर का प्रथम शाखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखो जलालुद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण कब किया था, लिखो लिखो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 1291-92 ईस्वी में 1291-92 ईस्वी में आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 में रणथंबोर पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा, असफल रह रहा है। और जब असफल रहता है तो उसने स्टेटमेंट दिया
उसने यहां से हार कर जब अंदर प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान सैनिक के इकबाल के बराबर नहीं समझता। इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर वापस चला जाता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान सैनिक के इकबाल के बराबर नहीं समझता। इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर यहां से वापस चला जाता है जलालुद्दीन खिलजी। ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं आपको कि ये किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक है, इसके अलावा एक इतिहासकार अबुल फजल इस रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये जो दुर्ग है ये कपड़े पहनकर यहां पर बख्तर बंद है। ठीक है, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं, रणथंबोर का दुर्ग बख्तर बंद है, ये कपड़े पहनकर बैठा है। ऐसा लगता है दूर से देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, चारों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये तो कपड़े पहनकर बैठा है। ये पॉइंट भी यहीं पर लिख लो। अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद है। ये कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी फिर एक बार और आता है 98 के अंदर आक्रमण करने, लेकिन फिर असफल रहता है। यहां पर ये आप याद रखना, सबसे पहली बार जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 के अंदर आक्रमण किया था रणथंबोर पर। लेकिन जब एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो बोलती है खट्टे हैं, यही बोलती है। ठीक है, तो यहां पर ये भी इसको जब किला नहीं मिला, किले पर आक्रमण नहीं कर पाया, युद्ध नहीं हो पाया, तो लास्ट में बोलकर चला जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान सैनिक के इकबाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, इसके बाद में देखो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि अन्य सभी दुर्ग क्या है, नंगे हैं, ये जो दुर्ग है ये बख्तरबंद है। फिर लिखो रणथंबोर दुर्ग का प्रथम साका। रणथंबोर दुर्ग का प्रथम शाखा, ये रणथंबोर दुर्ग का प्रथम शाखा भी है और राजस्थान का भी प्रथम शाखा है। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर लिख लो राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। अब यहां पर देखो जौहर केसरिया, ये होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहां पर देखो जौहर रानी पुत्री, रानी का नाम है रंग देवी, इसने तो जौहर किया था। यहां पर इसकी बेटी है देवल दे, इसने यहां पर जल जौहर किया था। लेकिन इस पूरे जौहर को ही, इस शाखा को ही यहां पर ये जो जौहर है इसको पूरे को जल जौहर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, वैसे देखो जल के अंदर आग की ज्वाला कैसे हो सकती है? अरे पानी में आग निकल सकती है क्या? जौहर का मतलब होता है आग की ज्वाला। ठीक है,
सोडियम डालेंगे तभी आग की ज्वाला आ सकती है, ऐसे नहीं आएगी। लेकिन यहां पर इसको फिर इतिहासकारों ने लिख दिया और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है जल जौहर, इसको सही भी मानते हैं, आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने, सबने इसको सही मान रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये जल जौहर है, इसमें लिख लेना, यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर है, यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। एक प्रकार से देवल ने खुद की जीवन लीला समाप्त की थी पानी में कूदकर, क्योंकि इसकी वजह से इसके बाप का राज्य संकट में था। तब तक ये वहां पर रहती, तब तक उसका पिता बाहर नहीं जाता, युद्ध नहीं करता, अरे युद्ध की स्थिति नहीं होती, तो इस वजह से, इसकी वजह से इसके बाप का राज्य संकट में था, ये क्या करती है, खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेती है कि आज मेरी वजह से मेरा बाप तो संकट में नहीं रहे, कम से कम उसको युद्ध करना हो, कुछ भी करना हो, बाहर जाकर युद्ध तो करे। उन माँ, जो उनकी माँ और बाप थे, उनकी बातें उसने सुन ली थी पहले ही वहां पर खड़े खड़े, जब बाप ने कहा था कि मुझे मरने की चिंता नहीं, मुझे कमरी की चिंता सड़े, कि चारों ओर शत्रु सेना लगाकर बैठा है, इसको बाहर भी नहीं भेज सकते। इस समय यदि इसको बाहर भेजेंगे तो कहां से भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर केसरिया, केसरिया करते हैं हमीर, केसरिया यहां पर करते हैं हमीर। केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध भूमि में जाते हैं, शत्रु की सेना से युद्ध करते हैं। सफिशिएंट है, ठीक है, और थोड़ा परिवर्तन। हेलो, ठीक है, तो रणथंभौर का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर। यहां पर जौहर किसने किया था, रानी रंगदेवी ने। जल जौहर किसने किया था, देवल ने। ठीक है, राजस्थान का ये प्रथम जल जौहर है। इसके बाद में देखो यहां पर केसरिया किसने किया था, यहां पर हमीर ने, और हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, इसका दोहा भी लिख लो यहीं पर। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इस समय आक्रमण किसने किया था, आक्रमणकारी का नाम भी लिख लेना, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। ठीक है, रणवल रतिपाल ने विश्वासघात कर लिया था, दोनों ने विश्वासघात किया था, और बाद में ये कहा जाता है कि रणवल और रतिपाल को लालच दिया था कि ये किला तुम्हें दे देंगे। उस अलाउद्दीन खिलजी ने हाथियों से चितवा दिया था, उनको चितवा कर मरवा दिया था कि जब तुम्हारे राजा के नहीं हुए तो मेरे कहां से होंगे। युद्ध तो जीत जाता है रणबल रतिपाल से सहयोग लेकर, लेकिन लास्ट में उनको हाथियों से चितवा देता है कि तुम खुद के राजा के तो नहीं हुए, मेरे कहां से होंगे। वैसे उनके साथ में होना भी ऐसा ही चाहिए था, अरे ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ में। ठीक है, इसके बाद में लिखो दुर्ग की प्रमुख इमारतें, दुर्ग की प्रमुख इमारतें, दुर्ग की प्रमुख इमारतें। सबसे पहली इमारत है
त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा महल, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके अंदर चेतर सिंह की छतरी 32 खंभों की, 32 खंभों पर टिकी हुई है ये। इस छतरी का निर्माण है वो हमीर ने करवाया था। इसे निर्माण में एक पॉइंट लिखना, निर्माण में लिखना, इस छतरी का निर्माण हमीर ने, जेतर सिंह की छतरी में लिखो, इस छतरी का निर्माण हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के, अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में करवाया। 32 वर्षों के शासनकाल की याद में करवाया। 32 वर्षों के शासनकाल की याद में करवाया, ठीक है। मैंने कहा था अभी आपको कि यहाँ पर ये जो छतरी बनी हुई है इसके बीच में सिंहासन लगा हुआ है। जब भी प्रजा की कोई समस्या होती तो राजा के पास में आते, और राजा के पास में आकर जब बोलते तो राजा यहाँ पर इस छतरी के बीच में सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। इस वजह से इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। राजा यहाँ बैठकर जनता की न्याय करता था, इस वजह से इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। लिखो इसे, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्याय की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? रणथंभौर के अंदर। कितने पिलरों की है? 32 पिलरों की। किसकी छतरी है? जेतर सिंह की छतरी। किसने बनवाई थी? हमीर ने। कितने सालों के शासनकाल की याद में? 32 सालों के शासनकाल की याद में। इसके बाद में लिखो अगला पॉइंट, हमीर कचहरी। हमीर कचहरी इसी दुर्ग में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह इसमें स्थित है, ठीक है। अब देखो इस दुर्ग की क्या विशेषता है। ये दुर्ग राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किस प्रकार से है? इस दुर्ग के अंदर मंदिर भी मिलेगा आपको, इस दुर्ग के अंदर आपको मस्जिद भी मिलेगी, आपको इस दुर्ग के अंदर आपको गिरजाघर भी मिलेगा, ठीक है। तो हर धर्म की इमारतें, हर धर्म के कुछ ना कुछ इसमें मिलेंगे आपको। इस वजह से इस दुर्ग को राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है सभी धर्मों को एक साथ में लेकर चलना। जैसे रामदेव जी का मेला है, उसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं, तो उसको सांप्रदायिक सद्भाव का मेला मानते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव वाला आपको दुर्ग पूछे तो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का दुर्ग। तो लिखो इसमें, इस दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इस दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी स्थित है, सभी स्थित है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मानते हैं। मंदिर, मस्जिद और यहां पर गिरजाघर, दरगाह सब स्थित है इसमें। ठीक है। एक यहां पर पद्म तालाब भी लिख लो, जिसमें देवल दे ने अपनी आत्महत्या की थी, अपनी जीवन लीला समाप्त की थी।
पद्म तालाब, जोगी महल भी लिखो इसमें, जोगी महल, जोगी महल। फिर देखो इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, इस दुर्ग के कौन कौन से दरवाजे हैं। ये तो इसकी इमारतें हो गई। सबसे पहले देखो दुर्ग में कौन कौन सी इमारतें हैं। दुर्ग के अंदर कौन सा मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। रणंत भंवर सु आव सुंडाला, गाना सुना है सबने, अरे गणेश जी का गाना तो सुना है ना सबने। तो रणंत भंवर सु आव सुंडाला, रणंत भंवर का मतलब रणथंबोर के गणेश जी, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। किसी देवता की बारात जा रही थी, गणेश जी को छोटा समझकर उतार दिया था बेचारे कि छोटा है बच्चा है क्या करेगा जाकर। वहां से जब गाड़ी से उतार दिया रथ से, उसके बाद में गणेश जी ने अपने सैनिक भेजे कि जाओ इलाज करके आओ। फिर गणेश जी के सैनिक जाकर उस रथ के आगे जाकर वहां पर मिट्टी को पोली कर देते हैं, वो रथ आगे निकल ही नहीं पाता है। और बाद में ये कहा जाता है कि वापस बाराती आते हैं, गणेश जी को बिठा कर लेकर जाते हैं हाथाजोड़ी करके कि दादा चल तो तेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी। उसके बाद में गणेश जी को लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी कारण उसी समय फिर वरदान दिया था कि आज के बाद में तुम्हें किसी भी बारात से रोका नहीं जाएगा, विवाह से पहले तुम्हें ही नूता जाएगा पहले। तब जाकर गणेश जी वहां पर राजी हुए थे, माने थे, नहीं तो नहीं जा रहे थे। फिर कि उस समय भी उतार दिया था, अब ले जाओ बारात, शादी तो करके लानी है, ले आओ करके, ठीक है। इसके बाद में देखो सुपारी महल कहां पर है, कौन से किले में है सुपारी महल, रणथंबोर किले में। बादल महल कौन से किले के अंदर है, रणथंबोर में। जोरा बोरा महल, जैतर सिंह की छतरी, रणथंबोर दुर्ग में। कितने पिलरों की है, निर्माण किसने करवाया था, हमीर ने। निर्माण किसने करवाया था, हमीर ने। यहां पर इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। हमीर बैठकर न्याय करता था इस छतरी के अंदर। हमीर की कचहरी कौन से दुर्ग में है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है, रणथंबोर दुर्ग में, ठीक है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है, रणथंबोर दुर्ग को। क्यों मानते हैं, यहाँ पर सभी चीजें मिलती है, सभी धर्मों के यहाँ पर कुछ ना कुछ इमारतें वगैरह मिलती है, ठीक है। मंदिर मस्जिद है, गिरजाघर है, ये सब मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखो पद्म तालाब है, ठीक है। पद्म तालाब के अलावा यहाँ पर है जोगी महल, ये कौन से दुर्ग में है, रणथंबोर के दुर्ग में। फिर लिखो रणथंबोर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, रणथंबोर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, रणथंबोर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। प्रमुख दरवाजे, दरवाजों में सबसे पहला दरवाजा लिखो नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। दूसरा लिखो सूरज पोल, तीसरा लिखो लक्ष्मण पोल, इस लक्ष्मण पोल को हाथी पोल भी कहा जाता है, हाथी पोल, ठीक है। एक दरवाजा है इसमें दिल्ली पोल, दिल्ली की तरफ से जो रास्ता आता है उसके ऊपर स्थित है, इस वजह से इसको दिल्ली पोल के नाम से जानते हैं, दिल्ली पोल। फिर है सत पोल, सत पोल। इसके बाद में है अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा। अंधेरी दरवाजा के बाद में है गणेश पोल, गणेश पोल, ठीक है। ये इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे हैं, ठीक है। ये रणथंबोर का दुर्ग कंप्लीट है। इस रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो राजा बनते थे वो चौहान राजा थे। कौन से राजा थे, चौहान राजा थे। चौहान वंश है उसकी सबसे पहले नींव रखी गई थी 551 में, यहां पर सांबर के अंदर, ठीक है। सांबर क्षेत्र है, यहां पर 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। वहां पर इस सांबर के अंदर राजा बनते रहते हैं। सांबर में राजा बनने के बाद में कुछ समय बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम था अजय राज। अजय राज ने सोचा कि सबके सब राजा यहीं पर बनते रहे सांबर के अंदर ही, अब कोई नया राज्य नया क्षेत्र बसाते हैं। फिर अजय राज क्या करता है,
इस सांबर क्षेत्र को छोड़कर नया राज्य बसाता है, नया एक प्रकार से शहर बसाता है, उसका नाम है अजमेर। ठीक है, तो वही चौहान राजा अजमेर में स्थापित थे, वहीं से एक व्यक्ति अजयराज नाम का एक राजा जाकर अजमेर शहर की स्थापना करता है। खुद के नाम पर अजयराज अजमेरू शहर की स्थापना करता है और वहां पर रहने के लिए किला बनाता है, अजमेरू किला। ठीक है, और उस अजयराज के बाद में राजा बनते गए सबके सब अजमेर के अंदर, और अजमेर में फिर एक राजा बना था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उस पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने युद्ध किया था मोहम्मद गोरी से। युद्ध किससे किया था? मोहम्मद गोरी से। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, नाम सुन रखा होगा तराइन के युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी के अंदर। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो अजमेर के राजा थे वो जीत जाते हैं, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार जाते हैं। और जब हारते हैं उस समय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, ये कहा जाता है कि वहां पर मोहम्मद गोरी, वही मोहम्मद गोरी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 16 बार असफल रहा था, 17वीं बार वो जीता था। तो कोई भी एग्जाम हो, हार नहीं माननी है गोरी की तरह। 17 बार आक्रमण किए थे, 16 बार हारा था वो, 17वीं बार जीता था, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो वहां पर यह कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लेता है और उसका दरबारी विद्वान चंद्रप्रदाई भी उसके पास में था। गिरफ्तार करके ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली थी उसने, गोरी ने। उसके बाद में उसके दरबारी विद्वान चंद्रप्रदाई ने शब्द भेदी बाण चलवाए थे। उस चंद्रप्रदाई ने कहा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कि सामने सिंहासन के ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा है, यदि मारना है तो ये बाण है तेरे पास में, शब्द भेदी, मैं बोलता हूं शब्द, उसके अनुसार तू बाण चला। तो उसने कहा था फिर चंद्रप्रदाई ने कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूके चौहान, कि 4 बांस आगे 8 आंगल ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान, अभी टपका दे उसको। फिर ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड क्या करते हैं, जैसे चंद्रप्रदाई शब्द बोलता है वैसे अपने बाण को तेज करता है और उसके समय उस गोरी को मार देता है। तो उनका अंत तो एक साथ ही हुआ था। चंद्रप्रदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है किस प्रकार से गिरफ्तार करके ले गया था। अब उसका अंत अजमेर से हो गया। अरे उसका अंत हो गया अजमेर से। उस पृथ्वीराज चौहान थर्ड का बेटा था जिसका नाम था गोविंदराज, बेटे का नाम क्या था? गोविंदराज। अब गोरी का अधिकार अजमेर पर हो गया। अब पृथ्वीराज का बेटा कहां जाए बेचारा? तो पृथ्वीराज का बेटा गोविंदराज क्या करता है, अजमेर छोड़कर जाता है रणथंभौर में, और रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की नींव रखता है। रणथंभौर में 1194 ईस्वी के अंदर उसने चौहान वंश की स्थापना की थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1194 में रणथंभौर में उसने चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो लिख लो इस दुर्ग में इस दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर चौहान वंश का राज था। फिर उस गोविंद राज के बाद में आगे राजा बनते गए थे और उनमें से एक राजा बना था हमीर। उनमें से फिर राजा बना था हमीर। ठीक है, अब नेक्स्ट दुर्ग है वो पढ़ेंगे अपन मेवाड़ के, जो छोटे मोटे दुर्ग और भी हैं। ठीक है, मेवाड़ के अंदर छोटे मोटे दुर्ग और भी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे। उसका नाम मेहरानगढ़ क्यों है, क्या कारण है, निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने कब करवाया था, उसके नींव का पत्थर करनी माता ने रखा था। ठीक है, तो वो पूरी डिटेल है, उसमें कौन कौन सी तोप रखी हुई है, कंप्लीट डिटेल है, वो कल की क्लास में करेंगे।